दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और थ्रिल और रोमांच से भरी तमिल वेब सीरीज को लेकर, जिसका नाम है ओरू कोडाई मर्डर मिस्ट्री। इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में आपको एक नया सवाल देखने को मिलता है। मतलब इस सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ 100% थ्रिल देखने को मिलेगा और इसकी स्टोरी आपको किसी भी पॉइंट पर बोर महसूस नहीं होने देगी और रोमांच बनाकर रखेगी। तो चलिए अब बिना देरी किए चलते हैं सीधा कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की तारा को दिखाया जाता है जो एक जंगल में भाग रही होती है। उसकी शक्ल पर डर और शिकन साफ दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर चोट के कुछ निशान भी थे। वो जंगल में भागती जा रही थी और कोई लड़का टॉर्च लेकर उसका पीछा कर रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल किसी वैम्पायर जैसी लग रही थी। आखिरकार वो लड़का तारा को पकड़ लेता है। तारा उससे कहती है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, बस मुझे जाने दो। वो लड़का कहता है जो मैं मांगू वो। तो तारा कहती है कि हाँ। वो लड़का उससे एक डायरी मांगता है जो तारा के पास शायद नहीं थी। अब सीन यहाँ से चेंज होकर एक स्कूल के बच्चे पर जाकर फोकस होता है। उसका टीचर उसे नींद से जगाता है। वो उससे कहता है कि तुम सपने में क्या डायरी डायरी चिल्ला रहे थे। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमने शुरुआत में देखा वो इस बच्चे का सपना था। टीचर उससे कहता है कि तुम्हें प्रिंसिपल के पास भेजना पड़ेगा शायद। वो लड़का सर से माफी मांगता है पर उसका टीचर उसे प्रिंसिपल के पास ले जाता है। इस बच्चे का नाम है व्योम और उसके क्लासमेट उसे बहुत बुली करते हैं। 24 बच्चों की क्लास में उसके सिर्फ 4 दोस्त हैं। पहला शीतल, दूसरा फ्रैंकलिन और तीसरा सेल्विन। ये दोनों ट्विंस हैं और टेक एक्सपर्ट भी। और लास्ट में है आनंदी जिसे वो 6th क्लास से जानता है और वही एक लड़की है क्लास में जिसे वो पसंद करता है। व्योम अपनी कहानी खुद नरेट करके हमें बताता है कि कैसे स्कूल के सारे बच्चे उसे बुली करते हैं, उसे चिढ़ाते हैं, उसके सीनियर्स भी उसे परेशान करते हैं। फिर व्योम एक क्लास के बाहर जाता है और खिड़की से लड़की को देखने लगता है पर वो आज एब्सेंट थी। वो सोचने लगता है कि उसे क्या हुआ होगा, कहीं वो बीमार तो नहीं या उसे कोई चोट तो नहीं लगी। फिर सीन क्लास में शिफ्ट होता है। फिर क्लासरूम के स्पीकर में नेल्सन क्विज चैंपियन टीम की अनाउंसमेंट होती है जिसमें नाम था व्योम वरदराजन और तारा वेंकट का। इधर प्रिंसिपल उसे डांट रही थी कि तुम क्लास में क्यों सो रहे थे, क्या तुम रात को नहीं सोते। फिर व्योम मन में कहता है कि पता नहीं ये प्रिंसिपल मैम इतना क्यों बोलती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल ही व्योम की मदर हैं। फिर हमें मानव को दिखाया जाता है जो व्योम का ही बड़ा भाई है। वो उसे घर में बहुत परेशान करता है। फिर व्योम की मॉम उससे कहती हैं कि शाम को तुम्हें सनसेट पॉइंट पर आना है, यहाँ तुम्हारे भाई की रेस है। पर व्योम ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे शाम को तारा के साथ प्रैक्टिस करने जाना है। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें तारा पसंद है क्या। वो मना करके प्रिंसिपल से जाने की परमिशन लेकर अपनी क्लास में चला जाता है। फिर वो ख्वाब में अपने फ्रेंड शीतल के साथ तारा को बैडमिंटन खेलते हुए देखकर सोच रहा था कि तारा उससे हर चीज में तेज है। उसका तारा पर क्रश करना बेवकूफी है, पर अंदर ही अंदर वो तारा को पसंद करता था। अब वो ख्वाब से बाहर आता है और क्लास पहुंचता है। वहाँ के रूम के स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है कि तारा को उसके रूममेट द्वारा आखिरी बार कल रात 9:30 पर देखा गया था। इसलिए प्रिंसिपल सब टीचर और स्टाफ को स्टाफ रूम में बुलाती हैं। उधर स्कूल में बच्चों में ये बातें होने लगती हैं कि तारा कैसे गायब हुई, उसके साथ क्या हुआ होगा। उधर कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि ये पक्का राका का काम है। उधर व्योम सपने में तारा को देखता है जो उसके कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी और वो दोनों क्विज की तैयारी कर रहे थे। तारा उससे पूछती है कि तुम्हें मुझ पर क्रश है क्या, पर व्योम मना कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस आती है। वो सब टीचर्स से पूछताछ करने लगती है तारा के बारे में। इधर व्योम अपनी माँ के साथ घर जा रहा होता है। उसकी माँ के पास एक कॉल आता है। वो व्योम को घर छोड़ती है और उससे कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। पर व्योम अपनी माँ के पीछे उनके साथ जाने लगता है अपनी साइकिल से। वो सीधा एक लेक के पास पहुँचता है जिसके बीचों बीच से तारा की लाश मिलती है, जिसे देखकर तारा की माँ बहुत रोने लगती हैं और व्योम भी बहुत दुखी हो जाता है। व्योम और उसकी माँ घर पहुँचते हैं और व्योम के पास शीतल का कॉल आता है। व्योम कहता है कि जिसने भी तारा को मारा है मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। शीतल कहता है कि हो सकता है कि उसकी मौत डूबने से हुई हो। इस पर व्योम कहता है कि पागलों जैसी बात मत कर शीतल, वो स्विमिंग चैंपियन थी, उसकी मौत डूबने से नहीं हो सकती, इसकी कोई और ही वजह है और मैं उसके बारे में पता लगाकर ही रहूंगा। फिर व्योम से हमें पता चलता है कि उसके पापा एक साइंटिस्ट थे
और एक बाइक राइडर भी। वो अगर अभी होते तो उसकी कंडीशन को समझते, क्योंकि वो बहुत कूल थे और व्योम को बहुत प्यार भी करते थे। जब वो 6 साल का था तो बाइक राइड करने में ही उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि व्योम के भाई मानव ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, पर उसके पापा ने उसे बचा लिया। उसे अपने पिता की हल्की हल्की मेमोरीज अभी भी याद है। तभी रात को व्योम के घर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है। उसको व्योम पर शक था। व्योम की माँ कहती है कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, पर इंस्पेक्टर कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है। वो कहता है कि व्योम की फोटो वाइल्ड लाइफ कैमराज जो कि जंगल में लगे होते हैं उसमें कैप्चर हुई है और आपको सुबह पुलिस स्टेशन आना होगा। इसके बाद व्योम की मदर पुलिस स्टेशन जाती है और ऑफिसर को बताती है कि उसे 6 साल की उम्र से स्लीपिंग वॉकिंग का इशू है। वो उसे व्योम की रिपोर्ट दिखाती है और इंस्पेक्टर व्योम का स्टेटमेंट लिखकर और उसके साइन करवाकर उसे जाने देता है। फिर जब व्योम स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि वहां की हर दीवार पर लिखा हुआ था व्योम किलर है। यहाँ स्कूल के बच्चे उसे शक की निगाह से देख रहे थे और उसे व्योम किलर कहकर चिढ़ा रहे थे। वहीं उधर की एक्स एमएलए भी पुलिस को यही बयान देती है कि आज एक लड़की की हत्या हुई है और ना जाने कितनी लड़कियों की हत्याएं होना अभी बाकी हैं। इसीलिए पुलिस को उस लड़के के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए और उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। इधर शीतल भी व्योम को बताता है कि लोकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर भी तुम्हारा ही फोटो है, बस उसे ब्लर कर दिया गया है। तभी वहाँ विजय मोहन आता है जो उसी एक्स एमएलए का बेटा है जिसने पुलिस को अरेस्ट वाला बयान दिया था। विजय थोड़ा सा सनकी और साइको है। उसे जो लड़की पसंद आ जाती है वो चाहता है कि वो उसी की हो जाए, फिर चाहे वो लड़की उसे पसंद करती हो या नहीं। उसने तारा को भी प्रपोज किया था पर तारा ने मना कर दिया था। वो आकर व्योम को पीटने लगता है क्योंकि उसने उसकी तारा को मारा। तभी वहाँ व्योम का बड़ा भाई आता है और उसको मार के वहाँ से भगा देता है। इस इंसिडेंट के बाद व्योम की माँ सीधा विजय की माँ मतलब एमएलए मीनाक्षी से जाकर मिलती है। वो उससे कहती है कि तुमने इंटरव्यू में मेरे बेटे को अरेस्ट करने की बात क्यों कही, और तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे बेटे ने आज मेरे बेटे को मेरे ही स्कूल में आकर मारा। तुमने उसकी वो वीडियो इंटरनेट से टेम्पररी ब्लॉक तो करा दी, पर वो वीडियो मेरे पास है। अगर मैं उसे लेकर पुलिस के पास पहुंची तो तुम जानती हो कि क्या होगा। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि व्योम की उस रात जंगल वाली वीडियो उसकी माँ के लैपटॉप से लीक हुई थी, जिसके लिए वो अपनी माँ को कोसने लगता है क्योंकि उसकी माँ ने ही उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी थी। उधर व्योम और उसके चारों दोस्त मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो तारा के कातिल का पता लगाएंगे। इसलिए वो ऐसे लड़कों को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो तारा से बहुत प्यार करते थे और उसके लिए बहुत ज्यादा ही पागल थे। तभी आनंदी को एक लड़के का नाम ध्यान में आता है जो होता है कार्तिक सुमन। वो तारा के लिए बहुत ऑब्सेस्ड था। उसने सब लोगों के सामने तारा के लिए गाना भी गाया था और जब उसने तारा को लव लेटर दिया था तो तारा ने उसके प्रपोजल को सभी लोगों के सामने डिनाइड कर दिया था और उसे सबके सामने बेइज्जत भी किया था। इस कहानी को सुनकर व्योम कहता है कि ये पक्का रिवेंज का मामला है। इधर व्योम जब सो रहा होता है तो उसकी माँ उसके पास आती हैं और आकर उससे माफी मांगती हैं। उधर इंस्पेक्टर स्कूल के टीचर्स और तारा के दोस्तों से उसके बारे में पूछताछ करने लगता है। फिर आनंदी जाकर तारा की क्लोज्ड फ्रेंड संजना से मिलती है। आनंदी संजना से कहती है कि व्योम तारा के खूनी का पता लगाना चाहता है। संजना कहती है कि वो ही शायद तारा का किलर है, वो क्या पता लगाएगा। इस पर आनंदी कहती है कि व्योम ने तारा को नहीं मारा और वो बहुत स्मार्ट है, वो पता लगा लेगा। इस पर संजना कहती है कि हाँ मैंने देखा है वो कितना स्मार्ट है। जब विजय उसे मार रहा था तो वो वहाँ से भाग भी नहीं सका। बहुत स्मार्ट है तुम्हारा व्योम। लेकिन फिर भी आनंदी संजना से हेल्प मांगती है। फिर संजना व्योम और उसके चारों दोस्त एक कैफे में मिलते हैं। संजना उसे बताती है कि जब तारा ने कार्तिक को बेइज्जत किया था तो उसे नहीं पता था कि वो उसके साथ ऐसा करेगा। इंसल्ट से पहले वो तारा के पास अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भेजता था, परफ्यूम, टॉयज वगैरह वगैरह, पर इंसल्ट के बाद वो उसे अजीब सी चीजें भेजने लगा, जैसे मरे हुए जानवर और जानवरों के खून से बनी पेंटिंग, जिससे तारा बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी। तारा के बहुत बार कंप्लेंट करने पर वो चीजें आना बंद हो गईं और कार्तिक भी अचानक से गायब हो गया। फिर व्योम, फ्रैंकलिन और सेल्विन कार्तिक के घर जाते हैं, पर वो अपने घर के गैराज में था। उसने पूरे गैराज को तारा की तस्वीरों से सजा रखा था और वो तारा की याद में गाना गा रहा था। गाते गाते वो भी किसी साइको किलर की तरह जोर जोर से तारा तारा चिल्लाने लगता है। फ्रैंकलिन ऐसा करते हुए उसका वीडियो बना लेता है। कार्तिक उन सबको देख लेता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर कार्तिक फ्रैंकलिन को पकड़ लेता है। व्योम और सेल्विन बचकर निकल आते हैं। इससे व्योम को कंफर्म हो जाता है कि कार्तिक ही तारा का मर्डरर है। व्योम फ्रैंकलिन के फोन पर कॉल करता है तो उधर से कार्तिक कहता है कि तुम छोटे से पिद्दी से बच्चे
मुझे पकड़ोगे? इसके रिप्लाई में व्योम कहता है कि मुझे पता है कि तूने ही तारा को मारा है। अगर फ्रैंकलिन को कुछ हुआ तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। पर कार्तिक को पुलिस का डर नहीं था। वो उन लोगों को लेक के बीचों बीच छोड़कर वहाँ से चला जाता है और ये कहते हुए जाता है कि राका इन्हें मार देगा। व्योम का पैर पानी में फंस जाता है। बाकी तीनों लोग उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। व्योम बहुत डरा हुआ था। तभी कोई पीछे से उसको धक्का देता है, जिससे उसका पानी में फंसा हुआ पैर निकल जाता है और वो किनारे पर पहुंचकर राका को देखता है। अब सीन यहाँ से स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ तारा को सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। व्योम उसकी तस्वीर की तरफ देखकर उससे कहता है कि जिसने भी तुम्हें मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं दोपहर को व्योम की माँ केक बना रही होती है। आज उनके पियून गणेश की बेटी का जन्मदिन होता है और उसको देने के लिए ही वो केक बना रही थी। वो व्योम से कहती है कि ये केक उनके पास पहुंचा दो। तभी रास्ते में उसे संजना मिलती है, जो उससे कहती है कि वो उसके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। फिर वो दोनों सीधा गणेश के घर पहुंचते हैं उसकी बेटी को केक देने के लिए। वो सभी साथ में केक कटिंग करते हैं। तब उसकी लड़की की माँ व्योम और संजना को इशारों में बताती है कि वो बोल नहीं सकती। वो बताती है कि तारा उनके बहुत क्लोज थी। तारा ने उसकी बेटी को बहुत सपोर्ट किया। उस छोटी बच्ची का डांस देखकर व्योम को तारा की याद आ जाती है। तभी उसे वहाँ से तारा का पेंडेंट मिलता है। फिर अगले दिन व्योम अपनी टीम के साथ गणेश से मिलता है। व्योम उससे उस पेंडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ गणेश बात को आई गई कर देता है। व्योम गणेश से कहता है कि अगर उसने नहीं बताया कि वो पेंडेंट उसे कहाँ से मिला तो वो पुलिस और अपनी माँ को बता देगा, जिससे उसकी जॉब पे खतरा आ सकता है। तब गणेश पुलिस के डर से उन्हें एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि तारा असल में प्रेग्नेंट थी और मेरे रिश्तेदार ने ही हॉस्पिटल में उसका स्कैन किया था। ये सुनकर व्योम के तो होश ही उड़ जाते हैं। सीन वापस से चेंज होता है और हमें व्योम और उसके दोस्तों को उसी के घर में दिखाया जाता है। तारा की प्रेगनेंसी की बात सुनकर वो सख्ते में था, क्योंकि वो खुद तारा को बहुत पसंद करता था। यहाँ आनंदी कहती है कि कहीं ये कार्तिक ने ही तो नहीं किया। इस पर व्योम कहता है कि वो उससे नफरत करती थी, वो ऐसा नहीं कर सकता, हमें तारा के लवर को ढूंढना होगा। व्योम ये बात जाकर संजना को बताता है। संजना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर व्योम कहता है कि सच यही है। ये बात उसे पियून गणेश ने बताई है। फिर संजना रोने लगती है और कहती है कि उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। वो बताती है कि बचपन से लेकर अब तक वही तारा की बेस्ट फ्रेंड थी। जब तारा छोटी थी और उसके पापा बीमार थे तो संजना के पापा ने तारा के पापा की हेल्प की, उनका ट्रीटमेंट करवाया, पर उसके पापा बच नहीं पाए। तारा की स्कूल फीस भी संजना के पापा ही पे करते थे। संजना कहती है कि उसे गणेश की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इधर पुलिस वाले गणेश से तारा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। उन्हें शक था कि शायद गणेश ने ही तो तारा को नहीं मारा। गणेश उनसे कहता है कि उसने तारा को नहीं मारा। वो बताता है कि तारा उसे ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफिस के पेपर्स चुराकर बच्चों को बेचा करता था। ये बात तारा को पता चल गई थी। पुलिस ने रिवेंज के केस में उसका नाम इस केस से जोड़ दिया और न्यूज में खबर आ गई कि तारा केस में एक और सस्पेक्ट हाथ लगा है, जिसका नाम है गणेश पांडियन। वो 22 साल पहले भी ऐसे मर्डर केस में इन्वॉल्व था, पर व्योम को पता था कि तारा को गणेश ने नहीं मारा। इसके बाद व्योम की माँ उससे मिलती है और उससे कहती हैं कि मुझे पता लगा है कि तुम तारा के खूनी को ढूंढ रहे हो। तारा एक पास्ट थी, उसकी वजह से बर्डन मत लो। पर व्योम उनकी बात को काट देता है। व्योम की माँ उससे कहती है कि मुझे पता है गणेश ने खून नहीं किया, वो पेपर लीक कर सकता है, पेंडेंट चुरा सकता है, पर किसी का खून नहीं कर सकता, और तुम भी इन सब से दूर रहो तो अच्छा होगा। इधर रात को कार्तिक पुलिस वालों को चकमा देकर गर्ल्स हॉस्टल पहुंचता है। वहां वो तारा के कमरे में जाता है और उसकी अलमारी से कुछ निकालकर वहां से भाग जाता है। उधर व्योम और उसकी टीम को अब एल्विन सर पर शक होता है। वो स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं और तारा के बहुत क्लोज थे। अब 3 सस्पेक्ट थे, कार्तिक, विजय और एल्विन सर। शीतल कहता है कि विजय पर मैं नजर रखूंगा। आनंदी कहती है कि एल्विन सर को मेरे ऊपर छोड़ दो। वहीं फ्रैंकलिन और सेल्विन पुलिस सिस्टम को हैक करके तारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालेंगे। अब रात को व्योम को वापस सपने में तारा दिखती है। वो उससे बात करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने मारा, मुझे बताओ। जब तारा उसे एक लेक के अंदर ले जाती है और आगे जाते जाते गायब हो जाती है, तभी वहाँ व्योम को लेक में कार्तिक, गणेश और एल्विन सर दिखाई देते हैं। ये तीनों जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी उसका सपना टूटता है और हम व्योम को लेक के पास पड़ा हुआ देखते हैं। उसकी माँ और उसका भाई उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं और उसे घर ले आते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब एल्विन सर स्कूल में व्योम की माँ यानी प्रिंसिपल से म्यूजिक टीचर की जॉब मांगने आए थे। उनके स्टूडेंट्स की लिस्ट में लगभग सब लड़कियां थीं।
फिर हम देखते हैं कि व्योम की माँ एल्विन सर से इतना अट्रैक्ट हो गई थी कि व्योम के फादर के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी आदमी को अपने घर में एंट्री दी थी, और वो थे एल्विन सर। तारा की मौत के बाद एल्विन सर 2 वीक के लिए स्कूल से गायब थे अपनी कुछ पर्सनल इमरजेंसीज की वजह से। फिर व्योम और उसकी टीम एक जगह मिलती हैं। तब आनंदी सबको बताती है कि एल्विन सर एक चंद्रपति नाम की जगह पर रहते हैं जो पौंडी के साउथ में है। यहाँ से हम उन्हें कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। व्योम कहता है कि उन पे शक करना फालतू है, वो एक म्यूजिक टीचर हैं और वो किसी को क्यों मारेंगे, हो सकता है कि वो इनोसेंट हैं। इस पर आनंदी कहती है कि उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। तभी व्योम कहता है कि म्यूजिशियंस की सोशल लाइफ कम ही होती है, हमें उन्हें छोड़कर अपने मेन सस्पेक्ट विजय और कार्तिक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के पास ही तारा को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है और वो है रिवेंज। फिर हम विजय के ड्राइवर मुकुंदन को देखते हैं जो रात को अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है। व्योम और शीतल उससे मिलते हैं। वो उसे तारा की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि कभी आपने इस लड़की को विजय के साथ या उसकी कार में देखा है। मुकुंदन कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। ये सब होते हुए मीनाक्षी देख रही थी। फिर जब रात को व्योम और उसकी माँ डिनर कर रहे होते हैं तब व्योम अपनी माँ से कहता है कि मानव ने उस रात से हमारे साथ डिनर नहीं किया जिस रात तारा की मौत हुई थी। उसकी माँ कहती है कि तुम डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ कर डिटेक्टिव जैसा बिहेव करने लगे हो और अपने भाई पर ही शक कर रहे हो। यहाँ से हमें पता चलता है कि मानव भी तारा को लाइक करता था और उसकी मौत के बाद वो डिप्रेस्ड सा हो गया है, न किसी से बोलता है न कमरे से बाहर आता है। अगली सुबह व्योम की माँ के पास एमएलए मीनाक्षी का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा बेटा हमारे घर के नौकरों से पूछताछ करने लगा है, अब तुम और वो हद में रहो, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। पर व्योम की माँ उससे कहती है कि मुझे तुमसे और तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता, ये मेरे क्लास लेने का टाइम है। और ऐसा कह के वो फोन कट कर देती है। इससे मीनाक्षी को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर जाकर अपने पीए से कहती है कि नंदू मलाई को फोन करो। वो मुकुंदन से पूछती है कि तुमने उस बच्चे को क्या कहा था। मुकुंदन कहता है कि मैं आपका वफादार नौकर हूँ, कसम से मैंने उन बच्चों से कुछ नहीं कहा। मीनाक्षी कहती है कि वफादार हो तो क्या मेरे लिए जान दे सकते हो। मुकुंदन कहता है हाँ मैडम। ये सुनकर हम मीनाक्षी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट देखते हैं। फिर हमें स्कूल में व्योम को दिखाया जाता है। वो संजना से मिलता है। यहाँ संजना व्योम को तारा की बायोलॉजी की नोटबुक देते हुए कहती है ये रख लो, तुम्हें इससे तारा की याद आती रहेगी। संजना उससे पूछती है कि सब कह रहे हैं गणेश खूनी है, क्या सच में उसी ने ये सब किया है। व्योम कहता है कि मुझे नहीं पता, पर मेरा शक विजय मोहन पर है। तभी व्योम के पास शीतल का कॉल आता है और वो उसे एक वीडियो भेजता है। उस वीडियो में मीनाक्षी गवर्नमेंट से अपील कर रही होती है कि इस केस को सीरियसली लिया जाए और यहाँ हाई कमीशन की जांच बैठाई जाए और अगर गणेश मुजरिम है तो उसे सजा दी जाए। और वो ये भी कहती है कि गणेश को प्रिंसिपल ने रखा था, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चों को सेफ रखे। मीनाक्षी कहती है कि अगर एक्शन गणेश के खिलाफ जाए तो स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसी ने गणेश को स्कूल में रखा। इससे वो इनडायरेक्टली व्योम की माँ पर निशाना साध रही थी। ये देखकर व्योम थोड़ा टेंशन में आ जाता है। जब व्योम घर पहुँचता है तो मानव उसे मुकुंदन की फोटो दिखाते हुए उससे कहता है कि तुम इसे जानते हो। व्योम कहता है कि हाँ, ये विजय का ड्राइवर है। मानव उससे कहता है कि तुमने जो किया वो सही नहीं किया। इस वजह से मीनाक्षी ने ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से माँ को परेशानी झेलनी पड़ी। ये कहकर मानव उसे मारने लगता है और व्योम जाकर अपने कमरे में छुप जाता है। व्योम मानव से कहता है कि तुमने मुझे बहुत बार मारने की कोशिश की है, तुम एक मर्डरर हो। तब मानव गुस्सा होकर उससे कहता है कि पता नहीं किस साइको ने तुम्हारे मन में ये बात डाली है, मैं तुम्हें असली सच बताता हूँ। मानव कहता है कि मेरे सर पर जो 20 टाँके हैं वो तुम्हारी वजह से हैं। मेरे हाथ में जो रॉड पड़ी है वो भी तुम्हारी वजह से है। इस पर व्योम कहता है कि ये सब झूठ है, पर मानव उससे कहता है कि ये सब तुमने नींद में किया था और तुम्हें क्या लगता है हमने रातों रात बैंगलोर क्यों छोड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती ना किया जाए। तुम्हारी बीमारी की वजह से मैंने अपने सारे दोस्त खो दिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि मानव बुरा आदमी नहीं है, वो बस मेंटली अपसेट है। तभी व्योम की माँ वहाँ आ जाती है और मानव से कहती है कि अब शांत हो जाओ और अपने कमरे में जाओ। मानव अपनी माँ के गले से लिपट जाता है और रोने लगता है। वहीं दूसरी ओर व्योम ये सब सुनने के बाद रात को रो रहा होता है। तभी व्योम की माँ उसके रूम में आती है और उसे सांत्वना देने लगती है। वो अपनी माँ से पूछता है कि भाई ने जो बोला वो क्या सच है।
तब वो उसे बताती है कि हाँ, जब तुम 6 साल के थे तो तुम्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर था। एक बार तुमने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी, जिससे उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। उसी समय तुम्हारे पापा की भी डेथ हुई। हॉस्पिटल में जब मानव का इलाज चल रहा था तो आस पड़ोस वालों ने पुलिस को खबर कर दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसा हो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो तुम्हारा नाम उनके सामने क्लियर था, इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए हमने रातों रात बैंगलोर छोड़ दिया। मैंने अपना काम बदला, अपना प्रोफेशन बदला और मानव ने अपना रवैया, पर तुम्हारा भाई आज भी तुमसे बहुत प्यार करता है। और ऐसा कहकर व्योम की माँ वहीं उसके साथ सो जाती है। अब रात को व्योम को एक सपना आता है जिसमें वो और तारा लेक के किनारे बैठे होते हैं। तारा उससे कहती है कि मैंने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है और तुमने सर्दियों के कपड़ों से अपने आप को ढक रखा है। तुम बहुत टिपिकल लड़के हो, रोमांटिक नहीं। इस बात को सुनते ही व्योम अपनी जैकेट उतारकर पानी में फेंक देता है, जिससे तारा उस पर हंसती है और कहती है कि तुम जीनियस के साथ बहुत बड़े फूल भी हो। व्योम उससे कहता है कि मुझे फूल मत बोलो, पर तारा नहीं मानती और उसे चिढ़ाने लगती है। फूल फूल कहकर व्योम को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो तारा को पानी में धक्का दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। खैर, अगले दिन हम फ्रैंकलिन को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन से व्योम की रात वाली वीडियो को हैक करके घर ले आता है। व्योम फ्रैंकलिन, सेल्विन और शीतल के साथ जब उस वीडियो को देखता है तो उसे लेक में अपने अलावा एक और आदमी दिखाई देता है, पर वो वीडियो में ब्लर आ रहा था। व्योम कहता है कि ये जरूर राका होगा। इसके बाद कहानी 1971 में शिफ्ट होती है, जहां हमें बताया जाता है कि व्योम के स्कूल के फर्स्ट हेडमास्टर जॉन नाम के आदमी थे। उन्होंने उस समय यानी 1971 में एक छोटी कास्ट के बच्चे को पढ़ाने में मदद की थी और उसे स्कूल में आकर पढ़ने का मौका दिया था। उस लड़के का नाम था राघवेंद्र उर्फ राका, पर अपर कास्ट के लोगों ने इसका विरोध किया और जब राका क्लास में आता तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आता। हेडमास्टर जॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने राका को स्कूल से निकाल दिया, पर राका क्लास के बाहर से पढ़ने लगा और उसने पूरे स्कूल को टॉप किया। इससे उसे लंदन में जाकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। राका अपर कास्ट की आंखों में चुभने लगा। वो रात को विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और अगली सुबह लंदन जाकर पढ़ने के लिए तैयार हो ही रहा था, पर तभी उस रात उसकी लाश लेक के बीचों बीच तैरती मिली। अपर कास्ट के लोगों ने जॉन से उनका इस्तीफा लिखवा लिया और स्कूल भी बंद करवा दिया। सिर्फ स्कूल 15 अगस्त को खुलता था। राका के मानने वालों के हिसाब से वो किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं लेने देता। व्योम कहता है कि तारा को भी मेक मिलियन से लाखों रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। शीतल कहता है कि इसका मतलब ये राका का काम है। तभी उस कमरे की लाइट बंद चालू होने लगती है, अलमारी के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। तभी हम देखते हैं एक औरत जो व्योम की माँ थी, पर बच्चे उसे देखकर डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वो उनसे कहती है कि शोर मत करो। व्योम की माँ फ्रैंकलिन और सेल्विन से कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें पिक करने आए हैं। उन दोनों के साथ साथ शीतल भी वहाँ से चला जाता है। वहीं व्योम जाकर सीधा संजना से मिलता है और उसे राका के बारे में बताता है, पर व्योम को लगता है कि राका सिर्फ एक कहानी है, एक डर है जिससे लोगों में खौफ बना रहे। उसके हिसाब से उस समय के लोअर कास्ट के लोगों ने ये कहानी अपने और अपने अधिकारों को प्रिटेंड करने के लिए बनाई होगी। अब रात होते ही वो पांचों और संजना ओजिया बोर्ड से लेक के पास राका को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि राका, क्या तुम सच में हो? तभी शॉकिंगली उन्हें हाँ की आवाज सुनाई देती है। आनंदी उससे पूछती है कि तारा के बारे में सुना है? वो बोर्ड में वर्ड की तरफ डायरेक्शन देते हुए कहता है कि हाँ। आनंदी उससे पूछती है कि क्या तुमने ही तारा को मारा? तो इसके जवाब में वो कहता है गो। आनंदी उससे फिर पूछती है क्या तुमने ही उसे मारा है? तो वो कहता है कि चले जाओ यहाँ से। इस बार व्योम उससे पूछता है राघवेंद्र, क्या तुमने ही उसे मारा है? तो वो कहता है यस। यस कहकर वो लेक के अंदर चला जाता है और सारे बच्चे वहाँ से भागते हुए निकल जाते हैं। उधर पुलिस गणेश को मार रही होती है। वो उससे जबरदस्ती बयान पर साइन करा लेते हैं। इधर एक इन्वेस्टिगेशन टीम व्योम की मां के पास आकर उनसे कुछ सवाल जवाब करने लगती है। कमेटी के एक मेंबर कहते हैं कि लक्ष्मी जी, आपके हॉस्टल में एक लड़की का खून हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर व्योम की मां यानी लक्ष्मी उनसे कहती है कि मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मेरे अंडर में हॉस्टल की एक लड़की का मर्डर हुआ है, इसलिए वो अपना इस्तीफा उन्हें दे देती है, पर वो टीम उसे एक्सेप्ट नहीं करती। तभी न्यूज में खबर आती है कि तारा मर्डर केस का सस्पेक्ट गणेश ही मुख्य आरोपी है। उसने स्टेटमेंट दी है, इस बेसिस पर उसे मुजरिम करार दिया जाता है और वो 22 साल पहले भी एक मर्डर केस में इन्वॉल्व था।
ये खबर सुनते ही गणेश की पत्नी उससे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचती है और गणेश से मिलकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि उसे फंसाया गया है। रात को जब व्योम संजना को छोड़कर गर्ल्स हॉस्टल से बाहर आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में गणेश की वाइफ और बच्ची मिलते हैं। गणेश की वाइफ उससे इशारों में कहती है कि मैं आज जब उनसे मिलने गई तो उन्होंने बताया कि वो निर्दोष हैं, उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया है। वो स्कूल में पैसों के लिए छोटे मोटे गलत काम कर लेते थे, पर वो खूनी नहीं है। उन्होंने मुझे एक आदमी का नाम भी बताया जो है सूर्य प्रभाकर। व्योम पूछता है कि ये कौन है, तो गणेश की वाइफ कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर व्योम सीधा फ्रैंकलिन और सेल्विन के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि स्कूल डेटाबेस में से सूर्य प्रभाकर नाम के व्यक्ति को फाइंड आउट करो, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आएगा। फिर वो सीधा आनंदी के पास पहुंचता है, जो उसे बताती है कि कल रात उसने किसी को एल्विन सर के रूम के पास देखा। व्योम पूछता है कि किसे, तो आनंदी कहती है कि खुद एल्विन सर को। उनकी छुट्टी वाली कहानी झूठी है। तभी व्योम के पास शीतल की कॉल आती है। वो उसे एक वीडियो भेजता है। उस वीडियो में मीनाक्षी मीडिया को एक बयान देते हुए कहती है कि एक एक्सीडेंट में मेरा वफादार ड्राइवर मुकुंदन मारा गया। मैं और वो हाईवे से कहीं जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने हमको टक्कर मारी। मुकुंदन ने एक वफादार नौकर का फर्ज निभाया और मुझे बचा लिया, पर वो खुद न बच सका। मीडिया उनसे पूछती है कि आपके हिसाब से ऐसा किसने किया होगा। मीनाक्षी कैमरे की ओर देखकर कहती है कि जिसने भी ये किया है वो ये मेरी वीडियो जरूर देख रहा होगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और वो ये भी कहती है कि जिसने उस छोटी बच्ची तारा का मर्डर किया उसको जल्दी से जल्दी और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनडायरेक्टली उसने सीधा व्योम की मां पर वार किया। यहाँ से हमें पता चलता है कि मीनाक्षी ने जानबूझकर लक्ष्मी को फंसाने के लिए अपने ड्राइवर को मरवा दिया। ये वीडियो व्योम की माँ भी देख रही होती है। अब वो सीधा किसी सुमति नाम की महिला को फोन करती है और उनसे कहती है कि अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। वहीं व्योम और उसकी टीम एक जगह मिलते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अगला कत्ल किसका होगा। तभी फ्रैंकलिन के पास तारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, क्योंकि उसने पुलिस सिस्टम हैक कर रखा था। जब फ्रैंकलिन रिपोर्ट देखता है तो हमें पता चलता है कि तारा असल में प्रेग्नेंट थी ही नहीं, मतलब गणेश ने व्योम से झूठ बोला था। इधर सुबह होते ही व्योम की माँ और सुमति पुलिस स्टेशन पहुँचती हैं और पुलिस से कहती हैं कि तारा मर्डर केस का आरोपी गणेश नहीं कोई और है। वो पुलिस वालों को कुछ एविडेंस देती हैं जो ये साबित करते हैं कि गणेश मर्डरर नहीं है। यहाँ लक्ष्मी ऑफिसर से कहती है कि अभी आपके सामने बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको खुद ढूंढना है। ये खबर अब न्यूज हेडलाइंस बन जाती हैं कि प्रिंसिपल के कहने पर केस को और आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अब व्योम की मां के इस स्टेटमेंट से उसके सारे दोस्तों ने दूरी बना ली थी। व्योम सबको फोन करता है पर कोई फोन नहीं उठाता, क्योंकि उन सबके घर वालों को लगता था कि प्रिंसिपल मैम को सब पता होते हुए भी उन्होंने पहले पुलिस को ये सब क्यों नहीं बताया। इसीलिए उन सबकी फैमिली अब अपने बच्चों को व्योम से दूर रखना चाहती थी। अब व्योम फिर सीधा लेक के पास पहुंचता है और जाकर राका को बुलाने लगता है। वो राका से कहता है कि अगर तुम सच में हो तो मुझे आकर मार दो। तभी वहाँ संजना आती है जो उससे कहती है कि मैंने तुमको कितने कॉल किए, तुमने रिसीव क्यों नहीं किए। संजना कहती है कि मैं कल दोपहर को अपने घर जा रही थी, पर जब टीवी पर न्यूज देखी तो मैंने ना जाने का डिसाइड किया। उधर पुलिस स्टेशन में हम डीएसपी जयंती को देखते हैं जो अब इस केस को हैंडल करेगी। यहाँ लक्ष्मी डीएसपी को बताती है कि जिस रात तारा का मर्डर हुआ उस दिन गणेश कोयम्बटूर गया हुआ था और एटीएम से पैसे निकालने के लिए मैंने ही उसे भेजा था। इस पर जयंती कहती है कि यहाँ इतने एटीएम्स हैं तो स्पेशली कोयम्बटूर क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आया। तब लक्ष्मी उससे कहती है कि मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे वहाँ भेजा। फिर जयंती उससे पूछती है कि आपको इतने पैसों की क्यों जरूरत पड़ी। इस पर पहले तो लक्ष्मी उसे कुछ जवाब नहीं देती, पर जब जयंती उसे भरोसा दिलाती है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा और उसके इस सच से गणेश बच सकता है, तब लक्ष्मी जयंती को बताती है कि वो पैसे उसने कांस्टेबल पेरूमल को देने के लिए मंगाए थे, क्योंकि उसे पता चल गया था कि गणेश की क्रिमिनल हिस्ट्री है और वो 22 साल पहले एक मर्डर केस में इन्वॉल्व था। जयंती उससे पूछती है कि आप गणेश को पहले से जानती हैं। इस पर लक्ष्मी कहती है कि हाँ, वो उसे पहले से जानती हैं। जब वो बैंगलोर स्कूल में प्रिंसिपल थी तब गणेश की वाइफ वहाँ काम किया करती थी। वो कुछ बोल और सुन नहीं सकती थी। इस सिचुएशन में भी गणेश अपनी पत्नी की अच्छे से केयर करता था। इनफैक्ट जब वो मुझसे काम मांगने आया तो उसने अपने पास्ट को मुझसे नहीं छुपाया, इसीलिए मैंने उसे जॉब पर रख लिया। जयंती उससे कहती है कि अगर ये बात मीडिया को पता चली तो आप जानती है ना कि क्या हो सकता है। लक्ष्मी हंसते हुए जवाब में कहती है कि मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है।
अब सीन कट होता है और हम संजना और व्योम को एक कैफे में कॉफी पीता हुआ देखते हैं। वो दोनों तारा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसे किसने मारा होगा। संजना कहती है कि वो मेरे लिए मेरी सगी बहन जैसी थी, उसके बिना मुझे अनाथ सा महसूस होता है। तभी हम एल्विन को देखते हैं जो कि पीछे बैठा इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि एल्विन कहीं बाहर नहीं गया, वो यही है। इसके बाद व्योम और संजना अपना बिल पे करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। व्योम जब घर पहुँचता है तो मानव बाहर एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो व्योम को रोकता है और उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है। व्योम भी मानव से माफी मांगता है। उधर लक्ष्मी इन्वेस्टिगेशन टीम को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। फिर वो रात को आकर अपने दोनों बच्चों के साथ डिनर करती है। वो बहुत खुश नजर आ रही थी, जैसे उसके सर से कोई बोझ उतर गया हो। अब रात में व्योम फिर से अपने सपने में तारा के साथ उसी लेक के पास बैठा हुआ था। यहाँ तारा उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है, पर उसे कभी बता नहीं पाई। व्योम कहता है कि क्या फायदा ऐसे एटीट्यूड का जब तुम कुछ बोल ही नहीं सकती हो। अब सुबह व्योम के पास संजना का कॉल आता है। वो उससे मिलना चाहती है। व्योम उसे अपने घर बुला लेता है। संजना को पता लगा था कि पुलिस अभी किसी जयंती सेल्वराज नाम के व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट कर रही है। संजना उसके घर आती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो संजना के स्कार्फ को देखकर कहता है कि तुम्हें ये किसने दिया। संजना पूछती है क्यों, तब व्योम वैसा ही बिल्कुल सेम स्कार्फ निकाल कर लाता है। संजना उसे देखकर कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो मैंने तारा के लिए खरीदा था। व्योम उसे बताता है कि ये मानव की अलमारी में मिला था। वो दोनों सस्पेक्ट्स के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी मानव वहाँ आता है। व्योम संजना से कहता है कि एल्विन सर शायद इनोसेंट हैं। तभी संजना वहाँ से चली जाती है और एल्विन सर उसे जाता हुआ देख लेते हैं। इसके बाद मानव अपनी माँ से कहता है कि संजना अच्छी लड़की नहीं है, वो यहाँ क्यों आई थी। ये बात व्योम को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात को फ्रैंकलिन, सेल्विन और आनंदी व्योम से मिलने आते हैं। तभी हम वहाँ शीतल को देखते हैं जिसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है। फिर हमें हॉस्पिटल में व्योम और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो शीतल को देखने आए थे। तभी वहाँ व्योम की माँ आती है और सब बच्चों को फ्रेश होने के लिए उनके घर भेज देती है। व्योम भी अपने घर आ जाता है और यहाँ अपने भाई मानव पर नजर रखता है क्योंकि उसे कहीं न कहीं शक था कि तारा को मानव ने मारा है। वो तुरंत संजना को कॉल करता है और उसे स्कूल में मिलने के लिए बुलाता है। संजना उसे बताती है कि मानव ने उसे 1 महीने पहले प्रपोज किया था पर उसने मना कर दिया। इसके बाद मानव ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। व्योम संजना से कहता है कि ये केस हमारी सोच से ज्यादा उलझा हुआ है। व्योम के हिसाब से शीतल को भी मानव ने ही मारने की कोशिश की है और व्योम के हिसाब से मानव ही वो सूर्य प्रभाकर है। वहीं जयंती भी हॉस्पिटल पहुंचती है जहां लक्ष्मी पहले से मौजूद थी। जयंती उसे बताती है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, हिट एंड रन का केस है। शीतल का फोन मिसिंग है। लक्ष्मी उससे कहती है कि आप जल्दी उसका पता लगाइए। इधर व्योम ये बात आकर अपने दोस्तों को बताता है कि मानव ही सूर्य प्रभाकर है। इससे वो सब परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ डीएसपी जयंती आती है। वो उन बच्चों से पूछती है कि जिसने शीतल को इस कंडीशन में पहुँचाया है, क्या तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो। पहले तो व्योम और उसके साथी चुप रहते हैं, पर जयंती के प्यार से पूछने पर वो बताते हैं कि गणेश ने हमें बताया था कि तारा प्रेग्नेंट थी और उसने ऐसा पुलिस वालों को भी बताया, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रेगनेंसी न आने की वजह से पुलिस ने उसकी बात को हल्के में ले लिया। इसका मतलब तारा का अबॉर्शन हुआ होगा। गणेश ने अपनी पत्नी को एक नाम भी बताया था, सूर्य प्रभाकर। इस बात को सुनते ही जयंती कहती है कि तुम बच्चे सेफ रहना, क्योंकि अगर उसने ऐसा एक बार किया है तो वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। इधर हम संजना को देखते हैं जो अपने रूम में कुछ पढ़ रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे खिड़की में से देख रहा है। जब वो डरती डरती खिड़की के पास जाती है तो वो देखती है कि बाहर कोई आदमी खड़ा है जिसने अपना चेहरा छुपा कर रखा है। डर के मारे वो व्योम को कॉल करती है, पर वो सो रहा था इसलिए कॉल नहीं उठा पाता। सुबह व्योम की माँ उसे नींद से जगाती है और उससे कहती है कि शीतल तुमसे मिलना चाहता है। व्योम अपनी टीम के साथ उससे मिलने पहुँचता है। शीतल व्योम को बताता है कि तारा अभी भी जिंदा है, पर व्योम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तारा की डेड बॉडी को देखा था। इधर फ्रैंकलिन और सेल्विन शीतल का फोन हैक करने की कोशिश करते हैं। तभी व्योम के पास संजना का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। व्योम कहता है कि हाँ, आई एम फाइन।
व्योम उसे तारा के बारे में बताने ही वाला होता है। उसी वक्त संजना के कमरे के बाहर किसी की परछाई हमें देखने को मिलती है। संजना को बहुत डर लग रहा होता है। वो व्योम को बताती है। व्योम उससे कहता है कि तुरंत डीएसपी को कॉल करो और रूम के अंदर ही रहो। इधर फ्रैंकलिन और सेल्विन शीतल का फोन हैक कर लेते हैं। उन्हें उस फोन में से एक वीडियो मिलती है जिसमें हम विजय के घर पर तारा को साफ साफ देख सकते हैं। अब सबूत मिलते ही डीएसपी जयंती अपनी फोर्स के साथ तुरंत मीनाक्षी के घर पहुंचती है और पूरे घर को सर्च करने लगती है और फाइनली विजय को अरेस्ट कर लेती है। जयंती मीनाक्षी को वो वीडियो दिखाते हुए कहती है कि तुमने क्या किया तारा के साथ। अब सबूत की वजह से मजबूरी में मीनाक्षी उसे बताती है कि विजय को लड़कियों की तरह रहने का और उनकी तरह कपड़े पहनने का शौक था। इसकी वजह से मैंने उसे बहुत मारा। जिस दिन तारा मरी उस दिन विजय का एक ऑनलाइन शो था। तभी शीतल को वो वीडियो मिली और उसने विजय को तारा समझ लिया, इसीलिए विजय ने उसे मारने की कोशिश की। जयंती मीनाक्षी को भी अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसके मैनेजर ने कबूल कर लिया था कि मीनाक्षी के कहने पर ही उसने मुकुंदन को मारा था। इधर आनंदी उसी हॉस्पिटल में अपना अल्ट्रासाउंड कराने जाती है जहां तारा ने अपनी प्रेगनेंसी चेकअप करवाया था। जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए बिल्कुल रेडी थी तो वो डॉक्टर से बोलती है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या आप प्लीज मेरे हस्बैंड को बुला देंगी। वो सूर्य प्रभाकर का फोटो दिखाती है और कहती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं, जिसे देखकर डॉक्टर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें इमेजिनेशंस में तारा और व्योम को लेक में पानी के अंदर दिखाया जाता है। तारा व्योम से पूछती है कि तुमने खाना खाया। व्योम कहता है हाँ। तभी व्योम अपने सपने से बाहर आता है और खुद को शीतल के पास बैठा हुआ पाता है। उसके पास आनंदी का कॉल आ रहा होता है पर शीतल से बात करने के चक्कर में वो कॉल नहीं उठा पाता। उधर हम व्योम की माँ और एल्विन सर को देखते हैं जो एक कैफे में एक दूसरे से मिलने आए होते हैं। जब व्योम हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसे फ्रैंकलिन और सेल्विन मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि हमने सूर्य प्रभाकर को ढूंढ लिया है। व्योम कहता है कि क्या मानव ही सूर्य प्रभाकर है। फ्रैंकलिन कहता है कि नहीं। वो उसे सूर्य प्रभाकर की फोटो दिखाता है जिसे देखकर व्योम शॉक्ड हो जाता है। वहीं व्योम की माँ और एल्विन साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। शायद वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उधर आनंदी के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वो किसी से पावर बैंक मांगकर अपना फोन चार्ज करती है और व्योम को कॉल लगाती है। व्योम उससे कहता है कि हमें पता है सूर्य प्रभाकर कौन है, पर आनंदी कहती है कि मुझे तारा के बारे में कुछ बताना है। और सीन यहाँ से कट होकर सीधा पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है। डीएसपी जयंती संजना के साथ पुलिस स्टेशन आती है। वो व्योम, फ्रैंकलिन और सेल्विन को वहाँ देखती है। वो फ्रैंकलिन और सेल्विन को उनके घर भेज देती है और संजना और व्योम वही स्टेशन में रुक जाते हैं। संजना व्योम से सॉरी बोलती है। फिर जयंती संजना का स्टेटमेंट मांगती है जिसमें वो बताती है कि तारा और एल्विन सर के बीच कुछ था। उन्होंने बैंड में मुझे नहीं रखा जबकि मैं तारा से अच्छा वायलिन बजाती थी। फिर संजना बताती है कि मैं एक दिन एल्विन सर के पास गई थी, तब उन्होंने वाइन पिलाकर मेरे साथ वो सब किया, जिसके बाद मेरे पीरियड्स मिस हो गए। जब मैंने ये बात उनको जाकर बताई तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गए अबॉर्शन के लिए। मैंने हॉस्पिटल में तारा का नाम यूज किया। जब उसे ये पता चला तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होने लगी। मैंने कहा एल्विन सर ने फॉर्म भरा था। वो गुस्से में ये कहती हुई वहाँ से निकल गई कि उस एल्विन को तो मैं जेल कराकर ही रहूंगी। संजना कहती है कि वो आखिरी दिन था जब मैंने उसको जिंदा देखा था। मैंने खुद को बचाने के लिए व्योम को रास्ते से भटका दिया। यहाँ से हमें पता चलता है कि सूर्य प्रभाकर कोई और नहीं बल्कि एल्विन ही है। उधर एल्विन को कैफे से पुलिस उठाकर ले जाती है। जयंती लक्ष्मी को बताती है कि एल्विन का असली नाम सूर्य प्रभाकर है। वो उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे आनंदी ने फाइनल क्लू का पता लगाया, जिसे सुनकर लक्ष्मी को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद लक्ष्मी सोने जा रही होती है, तभी उसे अपने पति की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर संजना और व्योम जंगल में घूमने जाते हैं। संजना उससे कहती है कि आई लाइक यू। तभी व्योम को ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई चीज गुजरी या कोई उसे फॉलो कर रहा है। व्योम संजना से कहता है कि तारा ने उसे बताया था कि उसे राका ने मारा, पर संजना उसकी बात पर हंसने लगती है। वो कहता है कि हर कोई मेरी तरह नहीं सोचता और तुम हर बार मुझसे झूठ बोलती आई हो, पहले एल्विन सर को लेकर और दूसरा अपनी मॉम को लेकर। मानव ने मुझे बताया कि तुम्हारी मॉम सौतेली है। तुमने झूठ बोला कि वो तुम्हारी रियल मदर है। संजना कहती है कि तुम उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकते हो, वो झूठ कह रहा है क्योंकि मैंने उसे रिजेक्ट किया था। व्योम कहता है कि यहाँ भी झूठ, क्योंकि भाई ने तुम्हें रिजेक्ट किया था ना कि
कि तुमने उनको। फिर हमें फ्लैशबैक में संजना को दिखाया जाता है जो स्कूल ग्राउंड में मानव को फुटबॉल खेलते हुए देख रही थी। तभी वो नीचे जाती है और उसे प्रपोज करते हुए एक लॉकेट देती है जिसमें AB नेगेटिव ब्लड था, पर मानव उसके इस घटिया तरीके को देखकर मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर व्योम उसे बताता है कि तारा की जो नोटबुक तुमने मुझे दी थी उस पर पहले शिप नेम्स नहीं थे, पर जब उस दिन तुम मेरे घर पर आई तो मेरे पीछे से तुमने उस बुक पर शिप नेम्स लिख दिए। ये सब सुनकर अब संजना के पास कुछ था नहीं अपने झूठ को छुपाने के लिए। वो गुस्से में कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया और मानव भी मुझसे ज्यादा तारा को पसंद करता था, मैं क्या करती, इसीलिए मैंने ये झूठ बोले। तुम बताओ तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या अपने भाई की तरह सेम चीज करोगे। व्योम मुझसे कहता है कि अभी चलो यहाँ से, पर वो नहीं जाती और उससे जवाब मांगने लगती है। वो व्योम का हाथ कस के पकड़ लेती है जिससे उसे दर्द होने लगता है। तभी वहाँ मानव आ जाता है। वो उसे समझाता है कि जो तुम कर रही हो वो गलत कर रही हो। वो मानव को किक मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाता। वो व्योम को भी मारती है, पर तभी अचानक व्योम उल्टा अपने भाई को ही मारने लगता है और उसे उठाकर पटक देता है। तब संजना उससे कहती है कि जैसे मैंने तारा की बॉडी को लेक के बीच में छोड़ा था वैसे ही इसे भी वहीं छोड़कर आते हैं। संजना को लगा कि शायद व्योम उसके साथ मिल गया है। इसके बाद संजना हमें सारी कहानी बताती है कि कैसे उसने इस सब को अंजाम दिया। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे संजना ने गणेश को तारा का पेंडेंट भेजा और उसमें एक चिट्ठी भी लिखकर भेजी कि ये आपके काम आएगा, जिससे कि अगर पुलिस को वो उसके पास मिले तो सारा शक उस पर जाए। इसके अलावा संजना खुद एल्विन सर के नजदीक आई। यहाँ संजना व्योम से कहती है कि इस मानव ने भी गलत लड़की को चूज किया। हम देखते हैं कि उस दिन जब तारा उसके रूम में आई तो वो उस पर गुस्सा हो रही थी कि तुमने मेरा नाम यूज क्यों किया। वो संजना से कहती है कि तू अपने दिमाग का इलाज करवा, तू साइको है। ये सुनते ही संजना का दिमाग घूम गया और उसने तारा को मार दिया। अब ये बताते हुए संजना मानव के पास जाती है, पर मानव वहाँ पर नहीं होता। दरअसल व्योम ने उसे उठाकर इसलिए फेंका था ताकि वो वहाँ से निकल सके। अब संजना मानव को ढूंढने के लिए दूसरी साइड जाती है और व्योम को दूसरी साइड भेज देती है। यहाँ व्योम मानव को फोन लगा रहा होता है, पर जंगल में नेटवर्क नहीं था। उसे ऐसा करते हुए संजना देख लेती है और उसे लेक में ले जाकर डुबाने लगती है। व्योम को लगता है कि ये उसका आखिरी दिन है। वो तारा को याद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ DSP जयंती आ जाती है और संजना को पकड़ लेती है। उधर मानव अपने भाई को तैरकर बचा लेता है। अब आगे हम व्योम और उसकी फैमिली को देखते हैं, जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स भी थे। तभी वहाँ आनंदी आती है और वो सब हंसी मजाक करने लगते हैं, पर व्योम को तारा की कमी खल रही होती है। वो उसे याद कर रहा था। उसे अपने सामने रेड साड़ी में तारा दिखती है और इसी सीन के साथ आरू कोडाई मर्डर मिस्ट्री की कहानी यही समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।